हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और ये मेरी पहली वीडियो है कि जिसमें आप मुझे देख पा रहे हैं, मगर मैं आपको नहीं देख पा रहा। खैर, वो तो पहले भी नहीं देख पा रहा। सो आज का हमारा टॉपिक होगी ये किताब। और अगर आप इस किताब की कहानी सुनने आए हैं सो प्लीज़ यू कैन लीव। मैं इस किताब की कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि इस किताब में किस चीज़ की बात हुई है वो बताऊंगा, और इस किताब को क्यों लिखा गया वो बताऊंगा, और हिस्ट्री क्या है, क्यों इस तरह की किताबें 1984 और फिर इतने से यूटोपियाज 20th सेंचुरी में क्यों लिखे गए, इतने ज़्यादा यूटोपियाज, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। सो 20th सेंचुरी में जब दुनिया बहुत सी मुश्किलात का सामना कर रही थी, जिस तरह के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आफ्टर इफेक्ट्स, और फिर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर पीपल थ्रू थ्रू कैपिटलिस्ट्स एंड देन सोवियत यूनियन, और फिर हिटलर ने जो कुछ किया वो सब हमारे सामने है। तो इस दौर में, इस 20th सेंचुरी में, इंसान ने, बनी नूं आदम ने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। मेरे ख्याल से ये कुछ उन सदियों में से जिनको हम कह सकते हैं कि बहुत गरां गुजरी हैं इंसान के ऊपर, उनमें से एक सदी थी। इससे पहले थोड़ा सा हिस्सा इसका 19वीं सदी में, 19वीं और 20वीं सदी मेरे ख्याल से बहुत मुश्किलात रही हैं इन दो सदियों में इंसान को, क्योंकि इन्हीं दो सदियों में फिर आप देखेंगे कि बहुत सा लिटरेचर इस तरह का है कि जिसमें होप्स भरी हुई हैं, मगर इन्हीं दो सदियों में बहुत सा लिटरेचर इस तरह का भी है कि जिसके अंदर खात्मा भरा हुआ है इंसान का, ट्रायल, मेटामॉर्फोसिस, वो जो हो रहा है जदीदियत की वजह से एक आम जहन पर, एक लेमैन के साथ, और एक ऐसा अमल उसके साथ चलता जा रहा है कि जिसके बारे में वो बात भी नहीं कर सकता, जिसको वो शेयर भी नहीं कर सकता, जिस एक्सपीरियंस को वो उसके ऊपर किस तरह गुजरता है। वो रोज किस तरह एक कटहरे में खड़ा होता है और उसको पता भी नहीं होता कि उसने क्या जुर्म किया है। द ट्रायल बाय फ्रांज काफ्का की बात कर रहा हूँ। लोग आते हैं, कभी उसकी धोबन बैठी होती है जज बनकर, और कभी कोई जिसका दिल करता है जज बनकर बैठा होता है, आखिर में मार दिया उसको, नहीं पता जुर्म क्या किया। तो 19वीं सदी में क्या गुजरा इंसान के ऊपर, 20वीं सदी में क्या गुजरा इंसान के ऊपर जदीदियत की वजह से, इसके बारे में जितनी जामे गुफ्तगू जावेद अहमद साहब करते हैं, उतनी जामे गुफ्तगू तो मैं नहीं कर सकता। और मैं शायद पूरी उम्र भी लगा रहा हूँ तो उस कदर जामे गुफ्तगू ना कर सकूँ। मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा आप जावेद अहमद साहब की वीडियोस देखें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गांधी साहब, बट जावेद अहमद साहब। उनकी उर्दू थोड़ी सी मुख्तलिफ है और मुनफरिद है उनकी बातें, तो वो शायद आपको शुरू में कुछ समझ ना आए, मगर ज़रूर देखिएगा उनको। तो 19वीं सदी में जब इंसान बहुत सी मुश्किलात का सामना कर रहा था, तो इसके साथ एक और चीज़ इंसान ने सीखी। इन सभी मुश्किलात में एक और चीज़ इंसान के पास आई, जो कि होप थी। और इसी होप की वजह से फिर बहुत से प्रोमिनेंट पर्सन्स ने कुछ लिखा, कुछ सुना, कुछ जाना। क्योंकि होप अकेली होती है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मुसलमानों में होप है ईसा मसीह के आने की, इमाम महदी के आने की, मगर सिर्फ होप्स पाल रखी हैं। हम तभी अपना बचाव करेंगे, हम तभी खुद को बचाएंगे जब वो आएंगे। वो जाने का भाई, मरे आप, लुटें कटें मरें, हालात नहीं है कोई। तो इसी दौर में इंसान ने बहुत कुछ सीखा जब, और बहुत कुछ लिखा पढ़ा। तो कार्ल मार्क्स की मैं बात बताने लगा था। जिस तरह कार्ल मार्क्स भी कहते हैं ना कि सिर्फ आइडियोलॉजी और उसके ऊपर अमल नहीं है का कोई फायदा नहीं, और सिर्फ अमल और उसके पीछे कोई आइडियोलॉजी नहीं है तो कोई फायदा नहीं। सेम गोज विद और पीटीआई ब्रदर्स, और ब्रदर्स फ्रॉम पीटीआई, क्या क्या मंशूर क्या है। जो कि एक बहुत गलत बात है मेरे ख्याल से। एक मंशूर होना चाहिए आपके पीछे, आपके पास, जिसकी वजह से आपकी तमाम जितना भी आपका अमल है, आप अमल कर रहे हैं बिल्कुल, मगर इसके पीछे कोई मंशूर आपके सामने वाजे नहीं है। उसको वाजे करना चाहिए हमें, क्योंकि आगे की तरफ बढ़ने के लिए हमें पीछे देखना चाहिए कि पीछे कहाँ से आ रहे हैं हम। पीछे कहीं पहाड़ से तो नहीं उतर के हम खाई की तरफ तो नहीं जा रहे आगे, वो ऐसी खाई जो खुद में पहाड़ नजर आ रही है मगर है वो खाई ही, और पीछे हम पहाड़ से उतर के आगे आए हों। तो हम कहीं बेहतरी से नुकसान की तरफ तो नहीं जा रहे, ना कि ऐसा हो कि नुकसान से बेहतरी की तरफ जा रहे हो। तो ऐसा भी हो जाता है, तो देखना चाहिए हमेशा, अपनी आइडियोलॉजी को देखना चाहिए। मुश्किल मुश्किल के दौर में, जिस तरह हेलेनिस्टिक एज को आप देख लें, हेलेनिस्टिक एज में क्या क्या नहीं हुआ। मुश्किल दौर था, हालांकि वो जो ग्रीक सोसाइटीज़ थी, ग्रीक सिविलाइजेशन थी, उसके ऊपर बाहर की आने वाली सिविलाइजेशंस ने बहुत असर डाला, उसको अपने अंडर करने की कोशिश की। मुश्किल दौर था, और इसी मुश्किल दौर की वजह से स्टोइसिज्म हालांकि पहले भी थी मगर ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई। मार्कस ऑरेलियस जैसे लोग आए, सेनेका जैसे लोग आए,
वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई है, काम जहन में बैठ गई, भाई अब कुछ कर नहीं सकते तो क्या करना है, खुद को स्ट्रॉन्ग कर लो। कब तक खुद को स्ट्रॉन्ग करोगे? रसल कहते हैं ना कि आप तब तक स्टोइक रह के खुद को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं जब तक के एक एम्परर मजबूत ना हो और चालाक ना हो। वो चालाक हुआ, उसने आपको देनी है कोई इस तरह की ड्रग के आपने बोल देना है जो आपके जहन में हुआ, और वो उस तरह की ड्रग्स जाने क्या कहते हैं उनको, वो आपको एक दफ़ा एक उनका इंजेक्शन दे दें तो आपसे जो पूछें आप सच्ची सच्ची नींद में बताते रहते हैं। तो वो कहता है आप तब तक ही एक विर्चुअस शख्स रह सकते हैं जब तक कि बेवकूफ़ हो जब तक कि आपका एम्परर बेवकूफ़ हो, या फिर वो शख्स जो आपके ऊपर हावी है, मुसल्लत है, वो बेवकूफ़ हो तो आप स्टोइक रह सकते हैं। अगर वो अक्लमंद हो तो आप स्टोइक भी नहीं रह सकते, विर्चुअस नहीं रह सकते। खैर रसल की क्या ही बातें हैं। रसल तो फिर अरिस्टोटल को भी कहता है कि अगर आप सिलोजिज्म या फिर लॉजिक सीखना चाहते हैं तो अरिस्टोटल को तो बिल्कुल भी मत पढ़िएगा। तो रसल की क्या बात है, रसल तो छोड़ते ही नहीं है फिर किसी को। खैर, मगर हम एलिनिस्टिक एज में देख सकते हैं आर्ट्स को, हम उसकी साइंसेस को देख सकते हैं, लिटरेचर को देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुश्किलात के दौर में हर शय नेगेटिव ही हो रही होती है, कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी आ रही होती हैं। लिटरेचर एक पॉजिटिव आ रहा होता है, ऐसा लिटरेचर आ रहा होता है जो आने वाले वक्त में बहुत फ़र्क क्रिएट कर सकता है। तो उसी तरह की बहाली हेलेनिस्टिक एज में भी फिर लिटरेचर की बहुत सी बहाली हुई। सेम इसी तरह की बहाली 20th सेंचुरी के लिटरेचर में भी हुई, और वो बहाली हमारे सामने बहुत वाजे है। इस दौर में बहुत सी बुक्स लिखी गई हैं, और ऐसी बुक्स के जो आज भी लिटरेचर का बहुत बड़ा हिस्सा घेरे हुए हैं। और इस दौर के लिटरेचर की एक और ख़ास बात यह है कि ये पॉलिटिकल टॉपिक्स को और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को बहुत ज़्यादा अपने आई साइट में रखता है, अपने सामने रखता है, उसको देख कर खुद को तैयार कर रहा होता है, उसको अपने सामने रखे बैठा होता है कि बात करनी है तो इस चीज़ के ऊपर करनी है, बात करनी है तो इस इशू के ऊपर करनी है, इस सोशल इशू के ऊपर करनी है, या पॉलिटिकल इशू के ऊपर करनी है, या इस आइडियोलॉजी को लेकर मैंने बात करनी है। इस दौर का लिटरेचर कभी हमें टोटलिटेरियनिज्म के बारे में बात करता नज़र आता है, कभी जदीदियत के नुकसानात के बारे में बात करता हुआ नज़र आता है, कभी मशीनियत के ऊपर बात करता हुआ नज़र आता है, कभी यूटोपिया बनाने की बात करता है, कभी डिस्टोपिया बनाने की बात करता है, और कभी इन दोनों को मिलाकर क्या हो सकता है उसकी बात भी करता है। और इस दौर में जिस तरह के 20th सेंचुरी में टोटलिटेरियनिज्म हमारे सामने थी, टोटलिटेरियनिज्म एक बहुत बड़ा हिस्सा घेर कर बैठी हुई थी इस छोटे से ग्लोब का, जो बहुत बड़ा लगता है हमें मगर बहुत छोटा सा है, इसका बहुत बड़ा हिस्सा घेरे बैठी हुई थी। तो इस मसले के ऊपर बहुत सी किताबें लिखी गई। इस मसले के ऊपर जॉर्ज ऑरवेल ने भी किताब लिखी 1987, बहुत खूबसूरत किताब है, ज़रूर पढ़िएगा आप। और फिर इसी टोटलिटेरियनिज्म पर क्रिटिक करते हुए ब्रेव न्यू वर्ल्ड बाय ऑल्डस हक्सले भी आपको नजर आती है। मगर इन दोनों किताबों की क्रिटिक में बहुत ज़्यादा फर्क है। इन दोनों ने क्रिटिसिज्म तो किया, इन दोनों ने बात तो की इसके ऊपर, मगर इन दोनों की बात करने के तरीके में बहुत डिफरेंस है, बहुत अलग अलग जगहों से आ रही हैं दोनों चीज़ें। जहाँ पर जॉर्ज ऑरवेल 1987 में बात करते हैं एक ब्रूटल स्टेट की, जहाँ पर पनिशमेंट्स हैं, टॉर्चर है, और स्टेट की पावर है लोगों के ऊपर, और लोग खुद को ओप्रेस्ड महसूस करते हैं, उसकी बात करते हैं। जबकि हक्सले अपनी बुक में ब्रेव न्यू वर्ल्ड में टोटली एक नई तरह की टोटलिटेरियनिस्ट सोसाइटी की बात करते हैं कि एक ऐसा ऑर्डर क्रिएट कर दें कि टोटलिटेरियनिज्म इतनी सॉफ्ट हो जाए, और इस तरह से हम परसुएड करें लोगों को, इस तरह से हम उनको मनवा लें अपने तमाम तर जायज़ और नाजायज़ मुतालिबात के, उनको पता ही ना हो कि हमसे कोई चीज़ मनवाई जा रही है हमारी मर्जी के बिना, या फिर हमारी मर्जी ही को कंट्रोल किया जा रहा है उस परसुएजन की मदद से जो बचपन से चलती आ रही है, जो जब हम आंख भी नहीं खोले थे तब से चलती आ रही है, तब से हमें कंट्रोल किया जा रहा हो और हमारी अकल के ऊपर हावी हुआ जा रहा हो, और पता भी ना हो हमें कि हमें कंट्रोल किया जा रहा है। इस तरह की टोटलिटेरियनिज्म के बारे में बात करते हैं, जो टोटलिटेरियनिज्म कहीं से लगती ही नहीं है, जो लगती ही आज़ादी है, मुकम्मल आज़ादी। मगर क्या वो मुकम्मल आज़ादी है, या फिर वो मुकम्मल आज़ादी वो है कि जो आपको दी गई है और बताया गया है कि ये मुकम्मल आज़ादी मुकम्मल है जबकि वो नामुकम्मल है, जहां सब्जेक्ट्स को ऑप्रेस्ड फील भी नहीं होता, जहां सेक्स, ड्रग्स, वर्क, स्लीप एंड क्लास सिस्टम विदाउट क्लास स्ट्रगल इस तरह से फीड किया जाता है कि फीडिड को महसूस ही नहीं होता कि फीडर ने कोई चीज़ फीड कर दी है मुझे। हम पहले बात कर चुके हैं।
क्लास सिस्टम विदाउट क्लास स्ट्रगल, व्हाट इज दिस? ओ भाई, वो बीटा, गामा और इस तरह के 7 क्लासेस हैं और हर क्लास ये समझ रही है कि मैं बेहतर हूँ, जिस क्लास से मैं होता हूँ वो क्लास बेहतर है। क्यों? क्योंकि बचपन से परसुएड किया गया, इस बात को समझाने की कोशिश की गई और माइंड में इम्प्लांट करने की कोशिश की गई कि नहीं, तुम बेहतर हो। और सब ये समझ रहे हैं कि हम बेहतर हैं, मैं बेहतर हूँ, ये भी समझ रहे हैं मैं बेहतर हूँ। अब बहुत सी स्ट्रगल्स आप देखेंगे तो डिफरेंट होती हैं। आप आज अगर चले जाएं कहीं इस तरह की जगह पर जहाँ शाह बहुत होती है, तो वहां पर एक मरासी को महसूस होगा कि यार ये मैं मरासी हूँ, ये शाह है, मैं जमीन पे बैठा हूँ, ये चारपाई पे बैठा हुआ। एंड अगेन आई वुड कॉल इट क्लास स्ट्रगल। ये कोई बात नहीं है कि ये शाह है तो ये चारपाई पे बैठेगा और ये मरासी है तो ये जमीन पे बैठेगा। ये तो फिर आप किस नजर से कहते हैं कि ये खश्तरी और ये ब्राह्मण में फर्क हिंदू करते हैं? आपके अंदर भी तो फर्क पाया जाता है। वहां पर वो लड़ रहे हैं अभी भी अपने फर्क को खत्म करने के लिए। मैं कई इस तरह के क्रिएटर्स को जानता हूँ, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स को, जो इसके ऊपर खुल के बात करते हैं। यहाँ पर तो खुल के बात भी नहीं करते कि यार शाह ना पीछे पै जाए। तो ये भी एक क्लास स्ट्रगल ही है, जिसको क्लास स्ट्रगल आप समझने के लिए रेडी नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कई सदियों से वहां पर समझने के लिए लोग रेडी नहीं थे कि ये ब्राह्मण और खश्तरी में फर्क नहीं है, एक ही है। तो शाह और मिरासी में भी फर्क नहीं है, एक ही है। दोनों इंसान है, दोनों की आप आफ्टर लाइफ की बात करते हैं तो दोनों का फैसला अमाल पर होना है। इस दुनिया में सब बराबर है। जिस तरह मैं बेग हूं, मैं मेरे में और मरासी में क्या फर्क है? वो भी 2 टांगे 2 कान 2 आंखें 1 जहन। शाह कौन है? शाह 2 टांगे 2 कान 2 आंखें 1 जहन, बस खत्म। शाह ये है, अफान ये है, मरासी ये है, क्या फर्क? तो क्लास स्ट्रगल वो नहीं क्लास स्ट्रगल होती जिसको आप क्लास स्ट्रगल समझ रहे हो। क्लास स्ट्रगल वो क्लास स्ट्रगल होती है जो क्लास स्ट्रगल हो और जो नजर आ रही हो। एक यूनिवर्सल निगाह से आप उसको देखें तो वो महसूस हो रहा हो, यार सामने नजर आ रहा है। तो वो जब बचपन से ही, अब एक मरासी को मैं आपको सच्ची बताता हूँ, नहीं उसको ऐसा महसूस नहीं हो रहा होता है। एंड आई एम सॉरी फॉर कॉलिंग दिस वर्ड मरासी अगेन एंड अगेन, मगर बात और तरीके से समझाई नहीं जा सकती। तो एक उस अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी लो क्लास वाले आदमी को लग ही नहीं रहा होता कि यार मैं इतनी इज्जत रखता हूँ कि मैं इसके साथ चारपाई पे बैठूं। उसको नहीं लग रहा होता। क्यों? क्योंकि बचपन से सोसाइटी ने उसको परसुएड किया इस चीज की तरफ कि नहीं, तू इस काबिल नहीं है। तो सेम इसी तरह का क्लास सिस्टम ब्रेव न्यू वर्ल्ड में भी पाया जाता है, मगर वो क्लास स्ट्रगल के साथ नहीं है। वहां पर सब खुद को बेहतर समझ रहे हैं। हक्सले का डिस्टोपिया या यूटोपिया, इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रोस्पेक्टिव। क्योंकि जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तब आपको महसूस होगा यार ये तो डिस्टोपिया की बात तो हक्सले कर रहे हैं, मगर ये तो यूटोपिया। जिस तरह का हमारा जहन बन चुका है आज के दौर में, मशीनियत के दौर में, जिस तरह का जहन तैयार हो चुका है पिछले कई सालों की परसुएजन के बाद, तो आप यही समझेंगे यूटोपिया की बात करें। मगर नहीं, ये एक डिस्टोपिया है, मेरी नज़र में एक डिस्टोपिया है। तो इस यूटोपिया और डिस्टोपिया और वट एवर योर प्रोस्पेक्टिव इज में वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, विद, हुम नहीं पाया जाता। कहाँ, कब, कैसे, किधर, किसने, क्यों नहीं पाया जाता। बिकॉज एवरीवन नो व्हाट टू डू, वेयर टू डू, वेयर टू गो, व्हेन टू डू, व्हेन टू गो। एवरीवन नोज अबाउट हिज चोर्स, कि मैंने क्या करना है, सबको पता है। तो ये आपको बड़ी अच्छी लग रही होगी बात कि सबको पता है मैंने क्या करना है। यार जानवर है इंसान क्या? उसको पता है सुबह 6 बजे उठना है, उठ के चारा खाने जाना है, चारा खाकर मगरिब के टाइम वापस घर पे आ जाना है। इंसान के अंदर एक आज़ादी पाई जाती है। उसको पता होता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ भी करने का हक है, नहीं है। वाई? बिकॉज यू आर परसुएडेड कुछ खास करने के लिए। यू आर नॉट स्पेसिफिक। यहाँ पर अच्छा, इसकी एक बोनस पॉइंट देता हूँ। यहाँ पर मर जाए ना कोई तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। वो जो लोग मर रहे होते हैं ना, उनको नए नए बच्चे, वो जो बच्चे होते हैं ना, उनको उन मरने वाले लोगों के इर्द गिर्द खड़ा किया जाता है, ताकि उनको दिखाने के लिए कि वो इस मौत के लिए रेडी हो जाए कि ये सब ने मरना है, तो ये मौत देख लो इस तरह की होती है। हाँ ठीक है, देख ली। एंड ऑल ऑफ दोज चिल्ड्रन आर जस्ट स्टैंडिंग एंड वॉचिंग पीपल डाइंग, और बस बात खत्म, मरते हुए देख लिया। तो अब वो बचपन से इतना तैयार कर लिया उनको मौत देखने के लिए कि अब उनको किसी के मरने का भी कोई डर नहीं है, या किसी के मरने का भी कोई दुख नहीं है। तो वो दुख ना खत्म कर दिया आहिस्ता आहिस्ता। उस दुख के तमाम तर जितने भी असूल होते हैं कि जिनमें से दुख निकलता है, वो तमाम तर असलूब के जिनमें से दुख निकलता है, वो खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि बचपन से दिखा रहे हैं मरते हुए लोग। मैंने नहीं देखे बचपन से मरते हुए लोग। हमारे यहाँ तो सुला दिया जाता था बच्चों को। जब मैं छोटा हुआ करता था सुला देते थे। मेरे दादा अबू की डेथ हुई तो मुझे मेरी मदर ने सुला दिया। 7-8 घंटे सोया रहा जनाजे के बाद कहीं आँख खुली। वॉज एट दैट टाइम 7 और 8 ईयर्स ओल्ड।
तो हमें तो दिखाया ही नहीं जाता ना, मौत देखते ही नहीं है हम, तो हमें दुख होता है फिर जब कोई अपना चला जाता है। तो बात कर रहे थे हम, इस डिस्टोपिया में बच्चे पैदा नहीं होते। वो जो अभी मैं बता रहा था ना आपको कि बच्चों को मौत दिखाई जाती है, वो बच्चे इस तरह के होते हैं जो पैदा नहीं हुए होते। वो बच्चे बनाए जाते हैं, मशीनों के जरिए बनाए जाते हैं। उन बच्चों को मदर फीड नहीं करवाया जाता। वो कहते हैं ना कि मदर फीड जो है वो अपने साथ मदर अपना रिलीजन भी दे रही होती है बच्चे को, अपने तमाम तर सोशल और मॉरल लॉज भी दे रही होती है बच्चे को। मगर बड़ी एक ट्रेडिशनल सी बात है ये, इसमें में भी कोई हक्कानियत हो या ना हो, आई डोंट नो, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। मैं अब ट्रेडिशनलिज्म को इतना बुरी नज़र से नहीं देखता। मैं मेरे ख्याल से कि ट्रेडिशनलिज्म से निकली हुई कुछ बातों में कुछ हद तक हक्कानियत भी होती है, क्योंकि बहुत अरसे से इंसान देखता आ रहा होता है, तो कहीं ना कहीं उसमें मैं समझता हूँ कि कुछ सच्चाई कुछ चीज़ों में हो सकती है। आई एम नॉट दैट मच ऑफ स्केप्टिक अबाउट एवरीथिंग। नहीं, मेरे से नहीं गुजरती जिंदगी इस तरह। हर चीज़ के ऊपर, हर बात के ऊपर बंदा सोच रहा है, हर बात के ऊपर बंदा सोचना शुरू कर देना तो जो खास बातें होती हैं उनको छोड़ देता है बंदा। तो कुछ खास चीज़ें होनी चाहिए जिनके ऊपर बंदा अपनी अकल को सर्फ कर रहा हो, मेरे ख्याल से। आपका ख्याल मुझसे मुख्तलिफ हो सकता है और होना चाहिए, ख्याल एक दूसरे से मुख्तलिफ होने चाहिए। सो इस डिस्टोपिया में बच्चे पैदा नहीं होते, बच्चे मशीनों से बनाए जाते हैं। और उन बच्चों को मदर फीड नहीं करवाया जाता, बल्कि एक खास किस्म का लिक्विड उनको दिया जाता है जिनमें इस तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि जो उनकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ज़रूरी होते हैं, और उनकी बॉडी उन न्यूट्रिएंट्स को हासिल कर कर मजबूत रहती है। अब हम बात कर रहे थे कि इमोशंस नहीं होते, इमोशंस ख़त्म किए जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। उनको जब किताबें उठाने के या किताबों की तरफ वो देखते हैं या किताबें चाहते हैं तो उनको ऊंची ऊंची आवाज़ें सुनाई जाती हैं, और जब वो फूलों की तरफ देखते हैं या फूलों की तरफ उनकी चाहत बढ़ती है उन बच्चों की, तो उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं। इसकी वजह से आने वाली ज़िंदगी में वो बच्चे इंस्टिंक्टिवली ही नफरत बना लेते हैं अपने जहन में, इलेक्ट्रिक शॉक्स की वजह से और उन ऊंची ऊंची आवाज़ों की वजह से नफरत उनके दिल में क्रिएट हो जाती है बुक्स को लेकर और फिर फूलों को लेकर। यानी कि वो जो खूबसूरतियां थी जिंदगी की, किताबें और हुस्न, ब्यूटी, फूलों में ब्यूटी नजर आती ना बंदे को, वो खत्म हो गई उनमें से। यानी कि वो इंसान की इंसानियत, ह्यूमननेस को खत्म करके उनमें उनकी मशीनियत को बरकरार रख दिया। अब इंसान मशीन भी है, इंसान भी है, मेहनत करता है तो वो एक मशीन की तरह मेहनत करता है। पैसा, अब पैसा नोट में नहीं होता है। एक चीज मैं अक्सर किया करता हूँ, पैसा इंसान के जिस्म में होता है, इन जोड़ों में पैसा होता है, इन जगहों पे, इनमें इधर होता है पैसा। इंसान के एक एक जोड़ में पैसा होता है, इंसान मेहनत कर करके उसको निकाल रहा होता है। इस जुबान में पैसा होता है, इस कान में पैसा होता है, बात सुनने के पैसे लेते हैं लोग, बात करने के पैसे लेते हैं लोग। अभी देखो मैं बातें कर रहा हूँ ना, कुछ अरसे मुझे पैसा मिलना शुरू हो जाए। देखो पैसा जो है ना इंसान के जिस्म में होता है, इंसान अपने जिस्म में से निकाल रहा होता है पैसा। तो यानी कि ये मशीनियत का हिस्सा बरकरार होता है इंसान के अंदर। मगर फिर एक चीज होती है जो इससे जुड़ी होती है, जिसमें मोहब्बत होती है, नफरत होती है, जिसमें इमोशंस होते हैं, जिसमें किताबों में से गेन की हुई नॉलेज होती है। इन चीजों को आप खत्म कर देंगे ना, इसको आप खत्म कर देंगे तो ये जगह रह जाएगी, और फिर जो मेहनत इस पर लगनी है ना, वो मेहनत भी इन्हीं जोड़ों पर लगेगी, जिस्म पर लगेगी, मशीनियत बरकरार रहेगी, मशीन अच्छी तरीके से चलेगी। तो इनकी तमाम तरह इंस्टिंक्टिवली ही हेट्रेड ऑफ बुक्स और हेट्रेड ऑफ फ्लावर्स भर दिया गया है इनमें। और नाउ दे आर सेफ फ्रॉम बुक्स एंड फ्लावर्स, नाउ दे कैन वर्क एज अ मशीन, दे कैन वर्क एज अ ग्रेट मशीन। अब ये आराम से कुछ भी कर सकते हैं, आप इनसे कुछ भी करवा सकते हैं। बिकॉज अ लव ऑफ नेचर कीप्स नो फैक्ट्री वर्किंग। सुना होगा कभी, किताबें पढ़ने से पैसा नहीं कमा सकते। किताबें पढ़ के क्या किधर ले जाओगे ये सब इल्म? मेहनत करो, पैसा कमाओ, पैसा किधर ले जाओगे? फिर मैं अक्सर सवाल पूछता हूँ। खैर पैसा ज़रूरी भी है, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि पैसा ज़रूरी नहीं है, मगर उतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी समझ लिया गया है दौर जदीद में। इल्म इतना भी ज़रूरी नहीं है, मैं समझता हूँ कि इल्म इतना भी ज़रूरी नहीं है, मगर उतना भी गैर ज़रूरी नहीं है जितना इस दौर जदीद में, मशीनियत के दौर में समझ लिया गया है ना? तो बात दरअसल ये है कि चीज़ें कितनी ज़रूरी और कितनी गैर ज़रूरी हैं, इस बात का फ़ैसला आप नहीं कर सकते, बल्कि जिसकी ज़िंदगी है, जिसने अपनी ज़रूरियात को देखना है, वो एक बहुत बड़ा
होल्ड रखता है अपनी ज़िंदगी के ऊपर कि वो कौन सी ज़िंदगी जी रहा है, उसकी जी जाने वाली ज़िंदगी किस तरह से जीना चाहता है, उसका बहुत बड़ा किरदार है अपनी ज़िंदगी में। तो आप अपने बच्चों को और अपने बहन भाइयों को या फिर जिसको शौक़ होता है किताबें पढ़ने का, तो उनको ये बात बिल्कुल भी मत कहा करें कि ये पढ़ने से कुछ नहीं होता। वैसे भी आप अगर इधर ये बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं तो आप तो बिल्कुल भी इस टाइप के बंदे होंगे ही नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं कि एनीवन कैन हैव डिस्कशन और समथिंग मोर देन डिस्कशन विद एनीवन, something more than discussion, you're getting my point, like everyone belongs to everyone। टोटलिटेरियनिस्ट सोसाइटी की तो सबसे बेसिस ही है ना कि एवरीवन बिलोंग्स टू एवरीवन। अब टोटलिटेरियनिस्ट सोसाइटी की बेसिस के ऊपर एक बड़ी मजे की किताब है, आप वो पढ़िएगा, और अगर आप डिबेटर हैं एक अच्छे तो आपको वो किताब मैं जरूर रिकमेंड करूंगा, प्रोज एंड कॉन्स। ये किताब बात करती है प्रोज और कॉन्स के, मुख्तलिफ चीज़ों के, एजुकेशन के प्रोज एंड कॉन्स, फैसिज्म के, कम्युनिज्म के, कैपिटलिज्म के, गो के हर वो चीज़ जो एक आम टॉपिक है ना आज के दौर का या गुजरे माजी के दौरों का, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में ये किताब बात करती है। जरूर पढ़िएगा इस किताब को। इंसानी इमोशंस जैसे इमोशंस अब खत्म हो गए, कोई नफरत नहीं करता किसी को, मगर कोई मोहब्बत भी तो नहीं करता ना किसी से, बिकॉज एवरीवन बिलोंग्स टू एवरीवन। नाउ एनीवन कैन हैव सेक्स विद एनीवन, एनीवन कैन हैव ओपन डिस्कशंस विद एनीवन। कोई भी किसी के साथ कोई भी बात कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है, लाइक एवरीवन बिलोंग्स टू एवरीवन ना। टोटलिटेरियन सोसाइटी की बेसिस है ये। एवरीवन वर्क्स फॉर 5 to 6 डेज अ वीक, और 7वें दिन में वो फिर सोमा ड्रग लेते हैं। सोमा ड्रग क्या है? सोमा ड्रग क्या है? सोमा ड्रग वो ले लेते हैं, सोमा ड्रग उनको बोर नहीं होने देता, वो एक हेलुसिनेशंस क्रिएट करता है और बड़े आराम से बंदा अपने तहम्मुल से, अ मैन एक्सपीरियंसेस पैराडाइज ऑन दिस अर्थ थ्रू दैट सोमा ड्रग, वो बोर नहीं होने देता। मगर यहाँ पर एक सवाल आ गया, ये जिस मोबाइल में आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और जिस मोबाइल से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये सोमा ड्रग नहीं है। ये भी क्या बोर नहीं होने देते? आपको नहीं होने देते होंगे बोर। मगर बोर होता कब है बंदा? बोर तब होता है बंदा जब बंदा सोच रहा होता है। किस चीज़ के ऊपर सोच रहा होता है? फ्यूचर के ऊपर या माजी के ऊपर। इन चीज़ों में से बंदा सबक निकाल रहा होता है, अपनी गलतियां देख रहा होता है। वो कहते थे कि अगर कोई शख्स 1 घंटे के लिए अपने साथ बैठ नहीं सकता ना, तो उसको एक महफिल में बैठने का कोई हक नहीं है। अगर कोई शख्स 1 घंटे के लिए अपने साथ नहीं बैठ सकता तो उसको एक शख्स के साथ भी बैठने की इजाजत नहीं है। वो उसको सिखाएगा क्या? वो तो खुद ही खुद के बारे में नहीं जानता, उसने तो खुद ही अपने खुद का भी सामना नहीं किया हुआ है ना। तो जब बंदा अकेला होता है वो खुद का सामना करता है, खुद के साथ बात करता है, वो बोर ही इसलिए हो रहा होता है, उसके पास करने का कुछ और है नहीं। सो वो क्या कर रहा है? वो खुद पर गौर कर रहा है। तो खुद पर गौर नहीं करना, नहीं करना, क्या नहीं करना? खुद के ऊपर सोचना नहीं, अपनी वैल्यूज को रीवैल्यूएट नहीं करना, अपनी बातों के ऊपर गौर नहीं करना, माजी में की गई गलतियां जाननी नहीं है, तो बोर हो रहा है। तो वो सोमा ड्रग भी तो यही है कि बोर नहीं होने दे रहा, और ये मोबाइल भी तो वही है कि जो बोर नहीं होने दे रहा है ना। तो सोमा ड्रग सिर्फ सोमा ड्रग नहीं है, सोमा ड्रग हर वो चीज़ है। और यही बात मुझे खूबसूरत लगती है हक्सले के डिस्टोपिया में, कि हक्सले इस तरह की बात करते हैं कि जो यूनिवर्सल हो, हर दौर में लग रही हो। अब यह किताब लिखी गई थी 1930s में आई थिंक सो, या 40s में, और 50s में भी लोग इसको चिपका देते थे। 50s के दौर के साथ 60s के दौर के साथ 60 के वालों ने चिपकाई, 80s के दौर में 80s वालों ने अपने दौर के साथ चिपकाई। आज 2024 है, मैं इसको आज के दौर पे चिपका रहा हूँ। यह हक्सले की ये बड़ी खास बात है कि जिस दौर में दिल करे चिपका दो किताब, उनकी चिपक जाएगी। जिस तरह वो एक बचपन में स्पाइडरमैन मिलता था, फेंको ना दीवार के साथ टच हो जाता था, वो उतरता ही था, वाइपर के साथ उतारना पड़ता था। तो हक्सले की यही खास बात है कि हक्सले जो है ना, वो बात इस तरह की करते हैं कि हर दौर के ऊपर जाके फिट इन बैठ रही होती है कि यार ये अभी के लिए थी, ये अभी होना था। ये तो किताब लिखी है भी कल परसों बैठ के हक्सले ने शायद लिखी हो, तो मुझे उसका पहला नुस्खा घर पकड़ा के गए हो, मगर नहीं, ये किताब बड़ी पुरानी है। तो हम आज खुद का सामना नहीं करना चाहते। आज भी हम सोमा ड्रग बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम जिसकी बात कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। और हक्सले के इस नावल की एक और ख़ास बात यह थी कि इन्होंने सिर्फ एक डिस्टोपियन सोसाइटी की बात नहीं की, बल्कि एक और सोसाइटी की बात भी की। और वो जब आप पढ़ेंगे तो वो आपको वाकई ही में डिस्टोपियन लग रही होगी, मगर सच ये है कि वो डिस्टोपियन सोसाइटी आज की सोसाइटी है। उस सोसाइटी की खास बात ये क्या है? अब यहाँ पर हक्सले 2 एक्सट्रीम्स पे आ गए हैं। एक एक्सट्रीम ये है कि जिसकी अभी हमने बात की है, मशीनियत बरकरार है और इस तरह के लॉज के साथ बरकरार है कि वो नज़र आती है कि यार ये मशीनियत है इधर। और दूसरी तरफ कौन सी सोसाइटी है? जिसमें लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जिसमें होशियारियाँ हैं, जो एक्सट्रीम है, जहाँ पर हदूद, दोनों वो लास्टिक की जो आखिरी 2 हदूद होती है ना, दोनों सोसाइटीज उन हदूद के ऊपर खड़ी हुई हैं।
ये लॉज एंड ऑर्डर वाली सोसाइटी है और ये लॉलेस एंड ऑर्डरलेस वाली सोसाइटी है। इन दो सोसाइटीज की बात हक्सले एक ही नॉवल में करते हैं। हक्सले इस नॉवल में एक टॉपिक को नहीं घेरते, बहुत से टॉपिक्स को घेरते हैं। सो एक सोसाइटी इस तरह की है कि जहां पर इंसानियत अपनी असल हालत में मौजूद है, और वो सोसाइटी जहां पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, अकॉर्डिंग टू हक्सले, नॉट मी। और इस सोसाइटी में जनून पाया जाता है लोगों में। यहाँ पर लोग दुखी होते हैं, लोगों में जज्बा है, गम है, मोहब्बत है, खुशी है, तमाम तर जज्बात ऐसे कि जो इंसान को इंसान बनाए रखते हैं, वो इस सोसाइटी में है। मगर हक्सले इसको पोर्ट्रे इस तरह करते हैं, इस तरह से वो खूबसूरती से लिखते हैं कि ये सोसाइटी भी डिस्टोपियन सोसाइटी नजर आना शुरू हो जाती है। उस दौर की सोसाइटी, यानी कि 1929 में भी ये किताब लिखी गई थी, उस दौर में जो एक आम हालत थी इंसानों की, वो ये किताब डिपिक्ट कर रही थी। यानी कि हक्सले ने ये भी बता दिया कि अगर ये टोटलिटेरियनिज्म असल सोसाइटी नहीं है ना, इंसान अगर इसमें असल हालत में मौजूद नहीं है, तो जिसमें तुम बैठे हुए हो ये भी असल हालत नहीं है। यहां पर जो इस कदर जनूनियत, गम, गुस्सा और उसके बाद जो कुछ हो रहा है इधर, ये भी असल हालत नहीं है। इसको भी बदलने की कोशिश करनी है। ये काम भी करते हैं हक्सले अपनी इस किताब में। हक्सले की किताब के टॉपिक्स बदलते रहते हैं, जैसे कि हमने पहले आपको बता दिया था। किताब शुरू जिस कहानी से होती है, ख़त्म भी उसी कहानी पे होती है, मगर कहानी दरमियान में उतार चढ़ाव इस तरह के आते हैं कि लगता है कि बंदे ने एक नया नॉवल खोल लिया है यहाँ पर। अभी कभी वो एक जहाज़ में बैठकर कहीं जा रहे हैं, एक नई सोसाइटी पर गए जहाँ पर गंद ही गंद, और वही जो जिस सोसाइटी के बारे में भी हमने बात की है। और फिर कभी वो वापस आए, और फिर कभी सेविज आ गया, और फिर उससे पहले कभी एक और करेक्टर है वो आ गया। और बड़े ही अजीब तरीके से हक्सले इस सब को पोर्ट्रे करते हैं। बड़ा एक इल्यूजन क्रिएट हुआ रहता है, बंदे को लगता है बंदा इस तरह चलता जा रहा है। इस किताब का ना आप पहला दफ़ा भी पढ़े देखेंगे ना, तो देख रहे हैं जिस तरह इंसान ये एक इल्यूजन सा बना हुआ, तो इसी इल्यूजन में आप रहेंगे किताब के ख़त्म होने तक। मेरे ख्याल से उन्होंने तो शायद इस बात के ऊपर गौर ना किया होगा, ये जिस तरह स्विल्स हैं इसमें, ये जिस तरह एक स्प्रिंग की तरह हर चीज़ घूम रही है, ये आपकी अकल को भी इसी तरह ही घुमाती रहेगी। ये किताब बड़ी खूबसूरत किताब है, ज़रूर पढ़िएगा यार, ज़रूर पढ़िएगा। वो जो भी मैंने सेविज की बात की, जॉन द सेविज, वो कौन था? वो इस किस्म के जहां पर लॉलेसनेस है वाली टाइप की डिस्टोपियन सोसाइटी से निकल कर इस लॉ एंड ऑर्डर वाली परसुएडेड सोसाइटी में, टोटलिटेरियनिस्ट सोसाइटी में आ गया, तो उसके ऊपर क्या गुजरी। इस टॉपिक को हक्सले कहते हैं कि ये शख्स जो इस डिस्टोपियन सोसाइटी से निकल कर, मेरे मुताबिक ये भी एक डिस्टोपियन सोसाइटी है, मे भी हक्सले के मुताबिक ना हो या आपके मुताबिक ना हो, इस डिस्टोपियन सोसाइटी से निकल कर इस वाली डिस्टोपियन सोसाइटी में आ गया, तो उसके ऊपर क्या गुजरी। उसने जब देखा कि जहां से वो आया वहां पर लॉलेसनेस इस कदर थी, जज्बात, मोहब्बत, गुस्सा, गम, जानवरियत इस कदर बरकरार थी, और अब यहां पर वो आ गया है, तो यहां पर लोगों को देख रहे हैं कि उनके अंदर मशीनियत इतनी ज्यादा बरकरार है कि उनकी इंसानियत ही मर चुकी है। तो वो क्या करेगा, वो किस तरह से लोगों को बदलने की कोशिश करेगा, उनको बताएगा कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, ये सही नहीं है, ये नहीं है असल हालत इंसानियत की। एंड दैट जॉन द सेविज वाज अ गाय हु रेड शेक्सपियर, और उसने फिर बाद में यहाँ पर आके भी बहुत सी किताबें पढ़ी। तो अब इस डिस्टोपियन सोसाइटी में जो लोग हैं उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी हुई। वो जिस डिस्टोपियन सोसाइटी से निकल कर आया वहां पर भी बहुत कम लोगों ने ही पढ़ी हुई हैं। वहां से वो कुछ किताब, एक किताब पढ़ के आया था, और वो बेटा भी जिसका था। खैर मैं ज़्यादा कहानी को नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप किताब ना पढ़ें। उसके ऊपर क्या गुजरेगी कि वो एक डिस्टोपियन सोसाइटी से निकलकर दूसरी डिस्टोपियन सोसाइटी में आया, और इधर से जानवरियत देखी और यहाँ पर मशीनियत देखी, और इस मशीनियत को तोड़ने की उसने कोशिश की, उनको कुछ जज्बात सिखाने की कोशिश की, उनको कुछ गम, गुस्सा, मोहब्बत, किताबों से इश्क, नेचर से मोहब्बत सिखाने की कोशिश की। मगर इस डिस्टोपियन टोटलिटेरियनिस्ट सोसाइटी के लोगों ने कहा यार ये पागल है, ये क्या बातें कर रहा है, व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट, सोमा ड्रग है, ये ले यार, तू ये खा, तू ये क्या बातें कर रहे हैं, वो यार की किताबें क्यों पढ़ रहा है यार, तू काम कर, ये क्या कर रहा है, तू ये दुनिया में फारिग बैठा हुआ है, क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, सोमा ड्रग ले, ये कर, वो कर, ये क्या कर रहा है तू, है ना। तो किस तरह आपको मैं वो एक आज के दौर में इस किताब को रखने की कोशिश करते हुए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब जब भी जॉन द सैविज जब भी कोशिश करता है ना इन मशीनों को समझाने की, ये 2 कान और 2 आंखों और 1 नाक वाली मशीनों को समझाने की कि ये नहीं है जिंदगी जो तुम जी रहे हो, उसको कहते हैं कि ये नहीं है जिंदगी भाई जो तू जी रहा है,
ये क्या कर रहा है, मजे कर, जिंदगी गुजार, मर जाएगा एक दिन तू मर जाएगा तो हमें तो रोना भी नहीं आएगा। ये तू क्या कर रहा है। वो तो जॉन द सेविज की माँ मर गई। जॉन द सेविज अपनी माँ के साथ उस डिस्टोपियन सोसाइटी से निकल के आया था, क्योंकि उसकी माँ भी पहले इस टोटलिटेरियनिस्ट सोसाइटी का ही हिस्सा थी, जिसकी अभी जो टॉपिक है मेन इस बुक का, उस टोटलिटेरियनिस्ट सोसाइटी का ही हिस्सा थी। मगर उसको छोड़कर आ गया एक बंदा गलती से, और फिर वो उधर डिस्टोपियन सोसाइटी में चली गई, क्योंकि वो गिर गई थी कहीं पहाड़ से। उसको वहाँ के डिस्टोपियन सोसाइटी के लोग उठाकर ले गए अपनी सोसाइटी में, और फिर उधर उसका इलाज किया, इलाज मुआलिज हुआ तो ये जॉन भी पैदा हो गया, सैविज, जॉन द सैविज। और फिर जॉन द सैविज की माँ और जॉन द सैविज एक दिन वापस आ गए अपनी असली सोसाइटी में, और अपनी असली सोसाइटी में, उस टोटलिटेरियन सोसाइटी में आ गए। तो माँ तो बड़ी खुश हुई, क्योंकि वो पहले से आदी थी उस सब की, सोमा ड्रग की, और फिर आराम से ज़िंदगी गुजारने की, जिसमें कोई जज्बात नहीं है। जबकि उस सोसाइटी में जहाँ से वो आई है और जहाँ पर बहुत अरसा वो फंसी रही है, वहाँ पर तो जज्बात, जानवरियत लोगों की। शी वॉज अ प्रोस्टिट्यूट में भी, काफ़ी दिन हो गए मुझे पढ़ी हुई किताब, शी वॉज अ प्रोस्टिट्यूट में भी इन दैट सोसाइटी। और ज़बरदस्ती का उसके साथ जो जिस चीज़ को वो जुल्म और ज़्यादती समझती रही, और वाकई में ही जुल्म और ज़्यादती थी भी। वापस आई तो उसको तो बड़ा मज़ा आया कि यार शुक्र है जान छूटी है उन लोगों से मेरी। वो क्या गंदे मंदे लोग थे, ना लॉज ना रूल्स और ना सोमा ड्रग। वो गंदी सी एक शराब सी होती थी, वो पिलाते थे मुझे, तो अब मैं सोमा ड्रग, साफ़ सुथरा सोमा ड्रग खाऊंगी। खैर एक दिन हुआ ये कि उसने इतना ज़्यादा ड्रग ले लिया, और वो ड्रग बहुत ज़्यादा लेना शुरू हो चुकी थी, वो मर गई। और वो जब मरने लगी थी तो उससे पहले वही जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बच्चों को लाकर दिखाया जाता था कि लोग मरते हैं तो किस तरह से मरते हैं, और किस तरह से तुमने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है मरते हुए लोगों को देखते हुए। तो जॉन द सेविज ने तो अब ये वाली सोसाइटी नहीं देखी थी, उसको तो इस सोसाइटी के रूल्स और लॉज नहीं पता था कि यार ये मरते हुए लोगों को दिखाते हैं दूसरे छोटे छोटे बच्चों को, उनमें से उनकी इंसानियत को निकालने के लिए। तो वो सैविज वहां पर चला गया माँ से आखिरी दिनों में मिलने, तो उसने देखा ये तो बच्चे सारे, वो सारे एक ही जैसा मुंह उनका, क्योंकि वो सारे मशीनों से पैदा हो रखे थे ना, तो सारे के सारों का एक ही जैसा मुंह, खड़े हुए हैं बस इस तरह देख रहे हैं। तो सैविज ने कहा ये कर क्या रहे हो। फिर उसने बच्चों को उठा उठा के परे फेंका और कहा दफा हो जाओ यार, तुम क्या कर रहे हो ये मेरी माँ के साथ। खैर फिर माँ मर गई सैविज की, और सैविज ने जब इन सारी चीज़ों को देखा, वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन में जाना शुरू हो चुका था। और एक लड़की भी थी, लेनीना, आई थिंक सो हर नेम वॉज, लेनीना ने उसके साथ एक दफ़ा सेक्स करने की कोशिश की, तो वो गुस्सा आ गया उसको उस लड़की के ऊपर कि ये तुम क्या कर रही हो, सेक्स, मोहब्बत तुमसे करता हूँ, और तुमने पहले दिन ही आकर, तुम्हें जैसे ही मौका मिला तुमने अपने कपड़े उतार दिए मेरे सामने, ये क्या किया तुमने। या वेस्टर्न सोसाइटीज को आज आप देख लें, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड वन नाइट स्टैंड, मुर्दे, सांसें लेने वाली मुर्दे मैं कहता हूँ इनको। तो सेविज को बड़ा गुस्सा आया उसके ऊपर। खैर फिर आहिस्ता आहिस्ता गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन में बदलता जाता है, टेंशन में बदलता जाता है। तो सेविज ने कहा चलो तुम इस तरह करो, मुझे अब, मैं इस सोसाइटी से जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, तुम समझते नहीं हो, और मैं रह नहीं सकता तुम्हारे साथ। तो फिर उसको शहर से दूर, आम ये जो जितनी भी ये मशीनियत की जगह है ना, जहाँ पर ये टांगों वाली मशीनें चलती हैं, इनसे परे एक जगह दे दी जाती है। वो वहाँ पर जाता है, एंड देन वन डे ही कमिट्स सुसाइड। वो नहीं रह पाता, वो नहीं गुजारा कर पाता। और मेरे ख्याल से अगर सैविज, जॉन द सैविज की जगह मैं होता तो मैं भी यही कर लेता। एक डिस्टोपिया से निकल के एक नए आसमान से गिरा खजूर में अटका नहीं होता। शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा, और मेरे ख्याल से कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड जैसी किताब आज के दौर में जितनी ज़्यादा रिलेटेबल है, उतनी ज़्यादा रिलेटेबल और कोई किताब हो ही नहीं सकती। इनका डिस्टोपिया वेस्टर्न सोसाइटी को जिस तरह से डिपिक्ट करता है, उस तरह से कोई और डिपिक्ट कर ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। 1984 बिल्कुल भी नहीं कर सकता। 1984 हक्सले की इस किताब के नज़दीक भी नहीं आ सकता मेरे ख्याल से। हक्सले क्या लिख गए कि हर दौर में ही किताब लग रही है, हर दौर में ही किताब उस दौर की लिखी गई लग रही है। ज़रूर पढ़िएगा इस किताब को, उर्दू नुस्खा भी मेरे ख्याल से आपको इसका मिल जाएगा। और मैं समझता हूँ कि आप अभी इनकम्प्लीट है आपकी पर्सनैलिटी अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी अभी तक। तो ये बहुत सख्त बात कर दी मैंने,
मगर बात सही की है अपने ओपिनियन में मैंने कि आपकी पर्सनैलिटी अभी इनकम्प्लीट है अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी अभी तक तो। शुक्रिया, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं वैसे कहता नहीं हूँ, एक दो दफ़ा स्टोरी ही इंस्टा पे लगाई थी, सब्सक्राइब का कहा था मैंने आपको, तो ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब। और अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं, इनाम में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरुन कसीरा। शुक्रिया।